Please like, subscribe and press bell icon for all notification. इस डबल इंटीग्रल का वैल्यू निकालने के लिए ओवर जी हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जी आखिर जो रीजन है वो है क्या। तो सबसे पहले हम जी को ट्रेस कर लेते हैं। जी जो दिया गया है उसमें सारे ऑर्डर पेयर हैं और जो कि आर स्क्वेयर से आ रहे हैं, और साथ में ये कंडीशन है 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन ए स्क्वेयर। अब इसका मीनिंग हुआ कि ये जो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, और ए स्क्वेयर से लेस है और उसके इक्वल हो सकती है। तो हम करते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ई स्क्वेयर। पहले हम ये देख लेते हैं आखिर ये दो रीजन जो हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमें इसका इनर पार्ट लेना है और इससे हमें पता चलेगा इसका एक्सटीरियर पार्ट और बाउंड्री ले सकते हैं। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद रेडियस 1 और ये जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है विद रेडियस ई। और हम ये भी जानते हैं कि ई जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो इससे हमें पता चला कि दो सर्कल हैं, एक इनर और एक आउटर। जो इनर सर्कल है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1, और ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ई स्क्वेयर। तो बाहर वाला है जिसका रेडियस ई है। अभी जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 और 1 के इक्वल हो सकती है, यानी कि इनर सर्कल का एक्सटीरियर रीजन और एक्सटीरियर पार्ट। और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन ई स्क्वेयर मीन सेकेंड जो कंडीशन थी उसका मतलब हुआ कि आउटर सर्कल का इनर पार्ट। तो जो कॉमन रीजन होगा वो ये शेडेड रीजन होगा, यही हमारा जी है यहाँ पर। तो इस डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें देखनी होगी कन्वीनियंसी, यानी कि किस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ईज मेथड हमें यहाँ पर या इजी मेथड हमें यहाँ पर चेक करना है। तो जब भी आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मिले तो हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर लो। और ये तो सर्कल है तो बड़ा ही आसान रह जाता है, एक्स को रिप्लेस कर दो आर कोस थीटा और वाई को रिप्लेस कर दो आर साइन थीटा, या डायरेक्ट आपको पता ही है कि इसका जोकोबियन वगैरह भी क्या होता है आर डी थीटा। तो डायरेक्टली हमें आर और थीटा की वैल्यू चाहिए होंगी। तो यहाँ पर आर जो है वो 1 से ई तक जाएगा और जो थीटा है वो 0 से 2 पाई। अब हमें आर और थीटा की लिमिट्स मिल गई हैं। तो ये जो लिमिट है सबसे पहले मैं आर की लिख रहा हूँ 1 से ई, और ये जो लिमिट है 0 टू 2 पाई ये थीटा की है। और ये एक्सप्रेशन था एल एन आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, और ये है जोकोबियन आर डी थीटा। अब इस इंटीग्रेंड में जो है थीटा के कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से 2 पाई डी थीटा, और इसको लिख सकता हूँ 1 से ई एल एन आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर आर डी आर। अब इस आर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और साथ ही साथ मैं एक प्रॉपर्टी को यूज करूंगा एल एन एक्स रेज टू द पावर एन जो होता है वो एन एल एन एक्स होता है। तो ये जो आर है जो पावर का है वो हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 टू 2 पाई डी थीटा, और इसको लिखा 1 से ई एल एन आर अपॉन आर डी आर। अब हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे एल एन आर इक्वल टू जेड। अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेंड इसका जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन आर डी आर डी जेड ये मौजूद है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब है जो हमारा इंटीग्रेंड होगा वो होगा एक्स डी एक्स टाइप का, और इसका जो होगा वो एक्स स्क्वेयर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहां से मुझको मिलेगा 2 टाइम्स 2 पाई, ये फर्स्ट इंटीग्रल का वैल्यू हो गया। और इसका जो मिलेगा मुझको वो एल एन
आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका इंटीग्रेशन मुझको ये मिलेगा और इसकी जो लिमिट है वो 1 से e है। अब सिर्फ मुझको सिंपली इसका लोअर और अपर लिमिट पुट करना होगा, तो ये हुआ 4 पाई और इसमें रखूंगा मैं जब ln e स्क्वायर माइनस ln 1 और ये होल डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने लिमिट पुट किया और ln e का जो वैल्यू है वो 1 होता है और ln 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। अगर इसको रखूंगा तो मुझको मिलेगा 1 माइनस 0 बाय 2 और आउटसाइड जो था मेरा 4 पाई चल ही रहा था। इसको सॉल्व करने पर मुझको मिलेगा 2 पाई। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 2 पाई दे रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बी 2 पाई है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि S5 के कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जो अपने आप में ही इनवर्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन निकालने, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑन इनवर्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जिसका इनवर्स वो खुद होता है और एस एन में सिमेट्रिक ग्रुप में जो ट्रांसपोजिशंस होते हैं वो भी ऑन इनवर्स होते हैं, मतलब खुद का इनवर्स होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट तो 100% एग्जिस्ट करेगा और कितने ट्रांसपोजिशन होंगे ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, n(n-1) डिवाइडेड बाय 2। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और ये आता कहाँ से है, अगर n सिंबल्स या लेटर में से अगर हमें दो चूज करने हो, ट्रांसपोजिशन क्या होता है, 2 साइकिल लेंथ, 2 साइकिल्स और 2 लेंथ साइकिल्स, तो ये होती है ट्रांसपोजिशन nc2। और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं n(n-1) और n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इज 2 और n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल से n-2 कट जाता है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। तो S5 के लिए हम ट्रांसपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। S5 के लिए जो ट्रांसपोजिशन होंगे वो 5 इंटू 5-1 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब हुआ 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5-2 इज 10। तो 10 ट्रांसपोजिशन होंगे और एक आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो 10 और 1 11, तो 11 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो खुद का सेल्फ इनवर्स होंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ऐसे एक इनफाइनाइट सबसेट है आर का और एस इंटरसेक्शन क्यू एम्प्टी सेट है और हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग टू क्यू। एस का एक लिमिट पॉइंट होगा ही होगा एटलीस्ट जो क्यू से बिलोंग करेगा। सेकेंड में कहा है एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। एस कैन नॉट बी, एस का एस क्लोज सबसेट नहीं भी हो सकता है और एस कॉम्प्लीमेंट मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग टू एस। सो हम यहाँ पर हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करना है और फिर ए बी सी सारे सॉल्व करेंगे। इसके लिए जरूरी कुछ डेफिनेशन और नोट पॉइंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट कहेंगे अगर उस पॉइंट के नेबरहुड को बनाए हम, अगर उस पॉइंट का नेबरहुड लें या हर एक नेबरहुड जो है वो सेट का कोई ना कोई पॉइंट कंटेन करेगा ही करेगा उस पॉइंट को छोड़कर, तो ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू एस, लिमिट पॉइंट सेट को बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल है 1/n, इसका 0 एक लिमिट पॉइंट होता है जबकि 0 जो है इस सेट को कंटेन नहीं करता है, या आप इसको सीक्वेंस भी कह सकते हैं, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट पॉइंट यहां से भी आप समझ सकते हैं। फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है क्योंकि फाइनाइट सेट का जो लार्जेस्ट पॉइंट होगा, हम अगर कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें कोई भी, तो अगर हम एप्सिलॉन को ज्यादा बड़ा कर दें तो वो सेट से बाहर चला जाता है नॉर्मली। तो इस डिस्कशन से हम ये भी कह सकते हैं या जज कर सकते हैं कि फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा और डिस्क्रीट सेट चाहे वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो
उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, और इसी वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या इस बेसिस पर हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है। अब नेचुरल का नहीं होता है तो उसके सबसेट का भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये याद रखना है कि जो सेट ऑफ इरेशनल्स है वो ना तो ओपन होता है ना ही क्लोज्ड होता है। और ओपन इंटरवल, कोई भी ओपन इंटरवल है या कोई भी इंटरवल है, उसमें बहुत सारे रेशनल और इरेशनल होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला कहा गया है कि S must have a limit point which belong to Q, यानी कि एक रेशनल लिमिट पॉइंट S का होगा। रेशनल, एक रेशनल लिमिट पॉइंट S का होगा। तो सबसे पहले S को डिस्कस कर लेते हैं। S एक इनफाइनाइट है और सबसेट है ये R का, और S इंटरसेक्शन Q जो है वो एम्प्टी है। तो ये है सेट ऑफ रेशनल, और ये S के साथ एम्प्टी है, इसका मतलब ये S जो है ये सेट है इरेशनल का, सेट ऑफ इरेशनल। लेकिन मैं इसको कंप्लीटली नहीं कह रहा हूं, मतलब ये S जो है कंटेन करेगा इरेशनल को। जरूरी नहीं है कि सेट ऑफ कंप्लीट इरेशनल है, मीन्स क्यू कॉम्प्लीमेंट नहीं। मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि S क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन S इसका सबसेट होगा ही होगा, वो चाहे प्रॉपर हो चाहे इसके इक्वल हो। अब ये बात कही है कि इनफाइनाइट है और ये एक इरेशनल सेट है, तो यहां पर बताना है एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट में अगर कोई प्राइम है तो वो इरेशनल बन जाता है, जैसे कि √2, √3, √4, या नॉर्मली अगर मैं एस को बोल दूं स्क्वायर रूट ऑफ पी वेयर पी इज अ प्राइम, पी आपका प्राइम है, तो ये जो सेट है एस ये एक इरेशनल सेट है और डिस्क्रीट सेट है। और मैंने अभी डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो इसका तो लिमिट पॉइंट ही नहीं है, आर में ही नहीं है, तो हम क्यू की तो बात ही नहीं करेंगे, तो वो तो फर्दर डिस्कशन है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाती है। एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग टू आर माइनस क्यू, सेम रीजनिंग रहेगी, क्योंकि वो आर में ही उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आर माइनस क्यू में भी नहीं होगा। एस कैन नॉट बी अ क्लोज सेट इन आर, एस क्लोज सेट नहीं हो सकता है, क्लोज सेट भी नहीं हो सकता है। तो ये बात सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट ऑफ इरेशनल ना तो ओपन होता है ना ही क्लोज्ड होता है, तो इस बात से हम इसको कह रहे हैं। और इसके लिए हम इसकी जो डिस्कशन है वो ऐसे, या जस्टिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं कि जो सेट एस है वो सेट है रेशनल पॉइंट्स का। तो एक पी मान लेते हैं जो क्यू से आ रहा है, तो पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल है इसमें बहुत सारे आपके रेशनल और इरेशनल होंगे, यानी कि पी आपका जो पी है वो आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे इरेशनल जो कि एस के हैं वो आ जाएंगे। अगर ये जो एस के पॉइंट हैं तो यहां पर जो पी है, क्योंकि एस इनफाइनाइट है इसलिए पी जो है वो इंटरवल में इरेशनल को कंटेन करेगा ही करेगा। अगर एस फाइनाइट हो जाता तब हम ये बात नहीं कह सकते थे, क्योंकि अगर एस फाइनाइट होता तो हमें काफी लार्ज रेशनल सेलेक्ट करते, उस केस में हम ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते। लेकिन ऐसे एक इनफाइनाइट सेट है इसलिए हम ये जस्टिफिकेशन भी दे पा रहे हैं। सपोज करो आपका एस जो है वो इस तरह से होता √2, √3 और यहीं पर वो एंड हो जाता। अगर मैं एक पी, मान लीजिए मैं पी को 100 सेलेक्ट करता हूं, तब पी माइनस एप्सिलॉन, या मैं एप्सिलॉन को बहुत ही या पी जो है मैं बिल्कुल इसके अराउंड सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कोई भी पी ऐसा सेलेक्ट करिए कि वो एस के पॉइंट्स ना कंटेन करे, लेकिन ये जो इनफाइनाइट है इस वजह से कर पाएगा। तो यहाँ पर पी जो है आपका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और पी जो है वो क्यू को बिलोंग कर रहा है, यानी कि एस को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यानी कि एस लिमिट पॉइंट तो है इसका जो आर में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यानी कि
जो एस है वो क्लोज्ड नहीं होगा, तो इसकी जस्टिफिकेशन हमें यहाँ मिल जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आर माइनस एस। अब आर माइनस एस जो है वो क्या है, आर माइनस एस है क्यू कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एस, आर माइनस एस जो है इसको हम एस कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। और एस कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये इसमें मैं इसको क्यू तो नहीं बोलूंगा, या सेट ऑफ, यानी कि ये कंटेन करेगा रेशनल को, कुछ रेशनल को कंटेन करेगा। और अगर ये कुछ रेशनल तो कंटेन करेगा ही करेगा, और क्योंकि एस आपका इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट सेट ऑफ रेशनल होगा, इनफाइनाइट सेट ऑफ रेशनल होगा। तो मान लेते हैं ये एक क्यू आ जाता है। अगर हम एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर कर लें जो क्यू का सबसेट है, और हम ये भी जानते हैं कि नेचुरल नंबर एक डिस्क्रीट सेट है, तो उसका भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो वो बात अलग है कि इसका कोई आर में लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एस में करे या ना करे वो तो अलग बात हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पर एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि डी है। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, और ए और बी जो इसमें यूज हुए हैं वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक कंडीशन गिवन है कि y0 जो है y नोट है, जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो y किसको टेंस करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि एक्चुअली हमें सॉल्यूशन का लिमिट फाइंड करना है। तो इसको हम दूसरी टर्म्स में इस तरह भी लिख सकते हैं, x टेंस टू इन्फिनिटी yx। प्रॉब्लम की जो ब्यूटी है वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन और एनालिसिस को कंबाइन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि लिमिट टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नॉर्मली आईआईटी जैम में हमें ऐसे देखने को क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, तो वो हमें रियल एनालिसिस में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट हो जाता है कि हमारी दोनों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो दिस इज गुड प्रैक्टिस। नाउ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टर्म में भी y है और इसमें भी y है, तो आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है डी वाई ओवर ए वाई माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, और आगे इसको प्रोसीड कर दीजिए। दूसरा जो सॉल्यूशन हम इसका निकाल सकते हैं, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप ऐसे देखें कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 अपॉन वाई स्क्वेयर से, जो यहाँ पर ये है क्योंकि इस टर्म में भी y है इसमें भी वाई स्क्वेयर है, तो अगर मैं थ्रू आउट वाई स्क्वेयर से डिवाइड करा दूं तो ये मुझको जो मिलेगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो कुछ इस तरह से होगी, 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए अपॉन वाई स्क्वेयर, सॉरी वाई, ए अपॉन वाई माइनस बी। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए अपॉन वाई इक्वल टू माइनस बी। अब ये रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रिड्यूसेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मुझे पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए मैं क्या लेट करता हूं, मैं लेट करता हूं 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी, तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वी, और इससे मुझे क्या मिलता है 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वी। तो मैं यहां पर जो ये फर्स्ट टर्म है इसको रिप्लेस कर सकता हूं, यहां डी एक्स और रहेगा, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं इससे, यानी कि माइनस डी वी ओवर डी एक्स माइनस ए अपॉन वाई। तो 1 अपॉन वाई जो है v है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ए वी इक्वल टू माइनस बी। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लास्ट में मुझे ऑब्टेन हुआ है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर है v एंड x में। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान है, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं
इसको लिख सकता हूँ माइनस से थ्रू आउट डिवाइड करा दीजिए, तो इसको लिखेंगे dv dx प्लस ए बी इक्वल टू बी। अब ये बहुत ही आसान डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा, क्योंकि यहाँ पर v जो है वो डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आई एफ, उसको हम निकाल सकते हैं e रेज टू द पावर इंटीग्रल साइन a dx, और इसका होगा e रेज टू द पावर ax। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ v एंड x, इन टर्म्स ऑफ v एंड x। यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि जो सॉल्यूशन अब हम लिखेंगे वो v और x के लिए लिखेंगे, ना कि y और x के लिए लिखेंगे। तो जो सॉल्यूशन है उसको क्या लिखेंगे, y v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर ax इक्वल टू b राइट हैंड साइड और इंटीग्रल साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर ax प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है v एंड x में, लेकिन हमें तो ओरिजिनल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन लिखना है, तो v को रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन y से, तो e रेज टू द पावर ax अपॉन y इक्वल टू b और e रेज टू द पावर ax प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन ओरिजिनल के लिए हो गया है। अब जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करेंगे, और इसको सबसे पहले मैं इसका इंटीग्रल साइन हटा देता हूं। ये लिख देंगे हम b अपॉन a e रेज टू द पावर ax, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर ax क्या होगा, e रेज टू द पावर ax अपॉन a, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जो गिवन कंडीशन है y0 इक्वल टू y नोट, इसको मैं यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y नोट e रेज टू द पावर 0 इक्वल टू b अपॉन a e रेज टू द पावर 0 प्लस c। यहाँ से मुझको जो c का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1 अपॉन वाई नोट इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस सी। यहाँ से मुझको c का वैल्यू मिल गया, तो c क्या है 1 अपॉन वाई नोट माइनस बी अपॉन ए। ये मुझको c का वैल्यू मिल गया है। अब इस c की वैल्यू को मैं जो सॉल्यूशन था y के लिए उसको लिख लेता हूँ। तो जो y के लिए सॉल्यूशन था वो क्या था, e रेज टू द पावर ax अपॉन y इक्वल टू b अपॉन a e रेज टू द पावर ax प्लस c। तो c की वैल्यू लिख देते हैं 1 अपॉन वाई नोट भी कोई कांस्टेंट होगा माइनस b अपॉन a। अभी मेरा सॉल्यूशन हो गया है, लेकिन मुझे लिमिट निकालना था, सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि मुझे निकालना था लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी वाई एक्स। तो जब भी आपसे लिमिट के लिए पूछा जाए तो जो यहाँ पर टर्म्स आए हैं e रेज टू द पावर ax, उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो ये है e रेज टू द पावर ax, या आप इसको डायरेक्टली e रेज टू द पावर कैपिटल X समझ लीजिए, और ये जो है वो है e रेज टू द पावर माइनस x। तो जब x टेंस टू इंफिनिटी होगा e रेज टू द पावर माइनस x जो है वो 0 को चला जाएगा। तो यहां पर इस इक्वेशन को या इस सॉल्यूशन को आप e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां पर मिलेगा 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी अपॉन ए प्लस e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन वाई नॉट माइनस b अपॉन a e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स। व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हम x को इंफिनिटी ले जाएंगे तो ये लास्ट टू टर्म्स जो हैं वो 0 को चली जाएंगी, 0 को। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है e रेज टू द पावर माइनस एक्स टाइप है, तो जो y है यानी कि 1 अपॉन वाई जो है वो टेंस करेगा b अपॉन a को, लेकिन हमें तो y के लिए चाहिए था, तो y जो है वो टेंस करेगा a अपॉन b। अब देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन a अपॉन b देता है, तो b ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है और हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन ट्रू है। तो यहाँ पर इज कहा गया है तो सिंगल करेक्ट आंसर है इसमें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, यहाँ पर लीनियर चेक करना है, एग्जैक्ट है या नहीं है ये चेक करना है, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या नहीं होगा ये चेक करना है,
और एक सुटेबल सब्सटीट्यूशन इसको जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि लीनियर है या नहीं है। तो लीनियर होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए नॉट एक्स वाई प्लस ए वन एक्स वाई प्राइम प्लस ए टू एक्स वाई डबल प्राइम and so on equal to some constant, you can see b, or you can take b this side equal to 0. So this is the basic structure of linear differential equation. Means we can write differential equation in polynomial structure, linear polynomial structure. So as given differential equation is x plus y plus 1 dx plus 2x plus 2y plus 1 dy इक्वल टू 0। यहाँ पर ये गिवन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ dy ओवर dx इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2y प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए ये जो कंडीशन है जो मैंने फर्स्ट में इक्वेशन लिखा है, ये यहाँ पर भी y इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी y इन्वॉल्व है। तो किसी भी तरह से मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि इन y को जो है मैं न्यूमरेटर में ही ले आऊं, क्योंकि यहाँ पर जो ये फंक्शन है y प्राइम y डबल प्राइम ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैं, और ये जो यहाँ पर a नॉट एक्स है ए वन एक्स है, मीन्स ये हमारे लीनियर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये लीनियर होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं किसी भी तरह से नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये लीनियर तो है नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट तो डिस्कार्ड हो जाता है। अब ये चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो पार्शियल एम विद रेस्पेक्ट टू वाई यहाँ पर मिलेगा 1 और पार्शियल एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हमें मिलेगा 2। तो दोनों बराबर नहीं है तो एग्जैक्ट भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। अब चेक करते हैं सीओडी। तो क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेगा अगर इसको वो एग्जैक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है तो। और दूसरा का है एक सुटेबल सब्सटीट्यूशन इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो जब भी आपको इस तरह का दिखे कि यहाँ पर जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसमें x प्लस वाई प्लस 1 और 2x प्लस 2y प्लस 1, तो यहाँ पर ये x और y है और ये इसके मल्टीपल में है। तो जब भी इस तरह का आपको दिखाई दे तो हाँ इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई को आप v लेट कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा dv। एक्चुअली जो यहाँ से मिलता है उसको हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए हमें क्या मिलता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ। dv ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dx प्लस 1 ये मिलता है। तो dy ओवर dx माइनस 1 इक्वल टू dv ओवर dx, ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं v प्लस 1 प्लस 2v प्लस 1 और ये हुआ dv ओवर dx माइनस 1। ये मुझको मिला। अब ये दोनों टर्म ये भी कंटेनिंग है, ये भी कंटेनिंग है, तो इसको मैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ और लिखता हूँ। तो यहाँ पर मुझको मिलता है, क्या मुझको मिलता है, मुझको मिलेगा dv ओवर dx 2v प्लस 1 और ये मिलेगा मुझे v, क्योंकि यहां से एक कम हो जाएगा सिर्फ, तो ये v मिलेगा। तो अब इसको मैं लिख सकता हूं 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v, इसको मैंने यहां पर लिखा और ये लिखा dv इक्वल टू dx। तो यहां पर ये देखिए ये v कंटेनिंग टर्म है पूरा और ये इसका
चेंज और यहाँ पर चेंज इन एक्स। तो यानी कि v के सारे एक साइड हैं और x के एक साइड हैं, तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ही करेक्ट आंसर था, तो इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। अगर यहाँ पर ये मल्टीपल सेलेक्ट होता तो हमें चेक करना पड़ता है कि ऑप्शन सी करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना कोई हार्ड वर्क नहीं है। जैसे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर है, फॉर्मेशन टी डिफाइन है जो R2 से R2 पर जा रही है, और हमें कुछ एलिमेंट्स की इमेज दे रखी है। तो हमसे पूछा गया है कि T56 की इमेज क्या होगी। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, T12 की जो इमेज है वो 2 3 है, और T01 की जो इमेज है वो आपकी 1 4 है। जब भी आपसे इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाए तो इसको करने का एक प्रोसेस है कि सबसे पहले जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए कोडोमेन का जो बेसिस होगा, और वहां से आप वैल्यूज निकालिए, उस सिस्टम को सॉल्व करिए और फिर वैल्यू निकालेंगे, तब आपको ये इमेज मिल जाएगा 5 6 का। लेकिन शॉर्टकट क्या है, जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, जैसे आपको 5 6 का इमेज निकालना है और आपको गिवन इन्फॉर्मेशन ये है, तो 1 2 जो इनपुट है, पहला एलिमेंट 1 2 है इनपुट का, वो मैंने कॉलम वाइज लिखा। सेकंड एलिमेंट 0 1 उसको ऐसे लिखा, और डॉट 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 जिस एलिमेंट की इमेज पूछी गई है वो लिख लीजिए 5 6। यहाँ से एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया, और इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पर 1 0 0 1 5 -4। इस तरह से ये इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आया, और यहाँ से आपको सॉल्व करने पर मिलेगा x2 इक्वल्स टू -4 और x1 इक्वल्स टू 5। अब ये जो x1 और x2 की वैल्यू आई है, तो जिस एलिमेंट की इनपुट का हमने कराया है, जैसे 1 2 का था, वो आप यहाँ पर लिखिए 2 3, और सेकंड जो हमारा आउटपुट था एलिमेंट का वो 1 4 था। इसको पहले वाले को x1 को 5 से और दूसरे वाले को -4 से मल्टीप्लाई कराइए, तो आपको मिलेगा फाइनल आंसर 6 -1, और 6 -1 जो है आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आप, हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जो R3 से R3 पर डिफाइन है, और स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, और इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज के बारे में पूछा गया है, आइगन वेक्टर्स के बारे में पूछा गया है, और नल स्पेस में कितने नल स्पेस नॉन जीरो होगा या नहीं होगा, और यहाँ पर पूछा गया है स्पैनिंग सेट के बारे में। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है वो दे रखा है 0 0 1 0 1 0 सॉरी 1 0 0। इस तरह से ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम ए कॉल कर देते हैं और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा देंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर देते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। दो रोज दो रो को इंटरचेंज करने पर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव टाइम्स होगा, यानी कि -1 टाइम्स। और गिवन मैट्रिक्स, अब जो ये आया है इसको मैट्रिक्स भी समझ सकते हैं, इसकी आइगन वैल्यूज जो हैं वो आपकी आइगन वैल्यू होंगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू है 1 1 1, लेकिन ओरिजिनल की आइगन वैल्यू 1 1 नहीं होगी क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट -1 है। या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, इस तरह से भी नहीं, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज से ये नहीं आएगा, इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगानी पड़ेंगी। तो आइगन वैल्यू जो है एक नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी और बाकी दो आइगन वैल्यू पॉजिटिव होंगी क्योंकि डिटर्मिनेंट -1 है। और आप देख सकते हैं इसका ट्रेस 1 है, तो यहाँ से ट्रेस भी आपका 1 आ जाता है। तो अब हमें आइगन वैल्यू मिल गई हैं। अब हमें इसमें लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट कर दीजिए, तो a माइनस आई, और ये जो मैट्रिक्स है ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा -1 0 1 0 0 0 और 1 0 -1। इस तरह से ये मैट्रिक्स मिलेगा, और इसमें आप फर्स्ट और लास्ट रो देख सकते हैं।
वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है, तो इसकी जो रैंक है वो आपकी 1 होगी। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई वो 1 है, और नलिटी जो है वो 2 है। यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्ड हमें 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नलिटी बताती है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। और आप इस मैट्रिक्स से लिख सकते हैं x माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू जेड। तो हमारे 2 आइगन वेक्टर आप इस तरह से मान सकते हैं कि पहले और लास्ट तो सेम है, यानी कि 1 1 ले लो, बीच में 0, तो एक वेक्टर ये हो गया है, और 0 1 0, और दोनों ही वेक्टर एल आई हैं, क्योंकि 0 की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है, यानी कि दो एल आई वेक्टर मिल गए हैं। लैम्डा इक्वल्स टू -1 के करस्पॉन्ड हम आइगन वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो लैम्डा इक्वल्स टू -1, यानी कि हमें a माइनस लैम्डा आई x इक्वल्स टू 0 इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और इसका मतलब हुआ लैम्डा की जगह -1 पुट करेंगे तो a प्लस आई, और ये जो मैट्रिक्स है ये हमें मिलेगा 1 0 1 0 2 0 और 1 0 1, ये इस तरह से मिलेगा। और आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट सेम है, तो इसको डिलीट कर सकते हैं। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स जो मिलेगा a प्लस आई, उसकी 2 मिलेगी, और नलिटी जो है 1 मिलेगी, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू -1 के करस्पॉन्ड आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा। और वो जो आइगन वेक्टर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, y इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस z इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 और 1 माइनस 1। तो हमें एक वेक्टर ये मिला, और जो दो वेक्टर पहले थे जो हमने फाइंड आउट करे थे वो 1 0 1 और 0 1 0। तो आप ये देख सकते हैं ये जो तीनों वेक्टर हैं ये एल आई हैं, और नंबर ऑफ एल आई वेक्टर जो हो गया है वो डायमेंशन ऑफ डोमेन के बराबर हो गया है, यानी कि डोमेन वेक्टर स्पेस जो है तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है हैज आइगन वेक्टर दैट स्पैन आर क्यूब, तो ये बात सही है, और अदर ऑप्शंस फॉलो हो जाएंगे। हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो ये बात गलत है, क्योंकि आइगन वैल्यू जो है वो रिपीटेड आ रही हैं यहाँ पर, और क्योंकि ये एमसीक्यू है तो अदर ऑप्शंस भी आपके फॉल्स होंगे। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जो R3 से R3 पर डिफाइन है, और उसका एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वहाँ पर बताया गया है कि ए बी सी जो इस मैट्रिक्स में यूज हुए हैं वो सारे के सारे एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है कि 1 1 हो सकता है, ऑन 2 हो सकता है, या इसकी जो रैंक है वो 1 हो सकती है, या ये एक लाइन को जो कि ओरिजिन से पास हो रही है उसी को उसी पर मैप कर देता है। उसको उसी पर मैप करने का मतलब हुआ कि जो इनपुट है आउटपुट भी वही दे रहा है हमेशा। तो हम सबसे पहले एक मतलब एक-एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को अगर ठीक से हम जज करें तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स और इसका जो ऑर्डर है वो ऑड ऑर्डर है, और ऑड ऑर्डर के इसके सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका 0 होता है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट है, अगर मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 है इसका मतलब जो है कि रैंक कभी भी आपकी 3 नहीं हो सकते। इसका मतलब है रैंक नलिटी थ्योरम से कि नलिटी भी इसकी कुछ होगी, यानी कि नलिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पर नलिटी भी 1 से बड़ी होगी, हम ये कह सकते हैं। अगर नलिटी 1 से बड़ी होगी तो ये कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका फॉल्स हो जाता है। ऑन टू के लिए हमें क्या चाहिए कि हर एक रो में एक पाइवट पोजीशन चाहिए, और हर एक रो में हमें पाइवट पोजीशन मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी जो रैंक है वो 3 नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। फिर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो वो कभी भी उसकी रैंक 1 नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमें अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल है और ये एलिमेंट ए है तो इसका नेगेटिव माइनस ए हमें मिलेगा ही, और इस तरह से हम किसी भी फॉर्मेट में 2 बाई 2 का सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, यानी कि रैंक कभी भी एक नहीं मिलेगी, यानी कि ये ऑप्शन भी ट्रू है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं थोड़ा मैथमेटिकली कि हाँ क्या ये सही है। मान लेते हैं एक लाइन जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस तरह से देख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स। अगर ये लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और इस पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, या हम कह सकते हैं कि ये प्लेन है, R3 में एक प्लेन है, तो जो ओरिजिन से पास कर रहा है, प्लेन बोलिए या लाइन बोलिए, क्योंकि यहाँ पर लाइन की बात करी गई है तो लाइन ले लेते हैं।
अगर ये इसी को मैप करेगा तो मान लेते हैं इसकी इनपुट x है और ये आउटपुट भी x ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये लाइन है हमारी y इक्वल्स टू x टाइप की। इसके लिए हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना होगा, यानी कि ए एक्स इक्वल्स टू एक्स वाली टाइप का है ये। तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन था वो था 0 माइनस ए माइनस बी, सेकेंड कॉलम था ए 0 माइनस सी बी सी 0, और इसके साथ आप कैपिटल एक्स को ऑपरेट कराएंगे, यानी कि एक्स वाई जेड ऐसे लिख लीजिए, और इक्वल्स टू फिर से एक्स वाई जेड। इस सिस्टम को आपको लिखना होगा। ये सिस्टम हमें देते हैं ए वाई प्लस बी जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन माइनस ए एक्स प्लस सी जेड माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और थर्ड इक्वेशन बनेगी बी एक्स माइनस सी वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। अब ये एक होमोजीनियस सिस्टम है। इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने पर हमें मिलेगा -1 माइनस ए माइनस बी, और सेकेंड कॉलम मिलेगा ए -1 माइनस सी बी सी -1। यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को बी कॉल कर देते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमें क्या मिलेगा, -1 प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी सी प्लस बी ए से माइनस बी, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा -1 माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वेयर, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा माइनस आउटसाइड 1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और हम जानते हैं कि तीनों ए बी सी कभी भी एक साथ 0 नहीं होंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो आ गया है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि 0 0 0 टाइप का सॉल्यूशन होगा, यानी कि टी कोई भी अगर हमने रैंडम एक्स लिया है तो सिर्फ और सिर्फ ये 0 को ही 0 पर सेंड कर सकता है, इसके अलावा कोई भी एक्स हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये लाइन पर मैप नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल 0 to 1 एंड x माइनस 1 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो हमें डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया गया है, इसका हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर ये डी वाई मतलब वाई के रेस्पेक्ट में पहले किया गया और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में सिर्फ इनको ऐसे चेंज कर दो डी एक्स डी वाई। इसका मीनिंग होता है कि जिस रीजन पर, यानी कि डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसके रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इसकी लिमिट्स चेंज करनी होंगी। यानी कि ये जो डी वाई और डी एक्स है, यानी कि इसमें जो स्लाइटली चेंजेस हैं वो देखना होगा। तो सबसे पहले जो हमें इंटीग्रेशन दिया गया है इनसाइड इंटीग्रेशन, वो यहाँ पर क्या दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी लोअर लिमिट है x माइनस 1। तो यहाँ पर x लिमिट में इन्वॉल्व है, तो ये वैल्यू है y का, और ये भी हुआ y का। तो y का इसके लिए पहले सबसे पहले y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सिर्फ पॉजिटिव y ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यूज। यहाँ पर y जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है, और ये इक्वेशन है सर्कल का। तो अगर हम सर्कल देखें तो वो कुछ इस तरह से बनता है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है सिर्फ, तो ये अपर पार्ट का होगा सिर्फ। तो ये इतना पार्ट मैं इसको नीचे बना लेता हूँ थोड़ा। तो ये होगा हमारा सिर्फ सेमी सर्कल इस तरह से, क्योंकि y जो है हमारा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो ये हो गया। अब y इक्वल टू एक्स माइनस 1, अगर यहाँ पर x को मैं 0 पुट कर देता हूँ तो y इक्वल टू -1, तो एक पॉइंट ये होगा। और अगर मैं y को 0 कर देता हूँ तो x इक्वल टू 1, यानी कि 1 0 ये पॉइंट होगा। इन दोनों से पास करते हुए एक लाइन इस तरह से खींच दीजिए, तो ये जो लाइन होगी y इक्वल टू एक्स माइनस 1। और इनका जो कॉमन रीजन है वो ये है, यानी कि ये सर्कल और लाइन के बीच का जो कॉमन रीजन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो x का लिमिट है वो 0 to 1 है। तो x का लिमिट 0 से 1 होने की वजह से ये
यहाँ से राइट में ही जाएगा, ये वाला लेफ्ट पोर्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें अब हमें इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन करना है, अगर सिंगल इंटीग्रेशन करना होता तो मैं इसको एक y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कट कर सकता था और मैं इसको कर सकता था, लेकिन मुझे इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है तो मैं x के पैरेलल करूंगा, x के x एक्सिस के पैरेलल। तो x एक्सिस के पैरेलल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो x एक्सिस के नीचे का ये रीजन है इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फर्स्ट के लिए देख रहा हूँ। तो फर्स्ट के लिए देखने पर आपको जो कुछ मिलता है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारा रीजन फर्स्ट है। तो सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिप कट करना होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो इस तरह से मैंने कट किया। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये आपका जा रहा है 0 से और ये इस लाइन तक, क्योंकि ये आपका एक्स का लिमिट है। तो यानी कि आप यहाँ से y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स निकालेंगे यहाँ इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा y प्लस वन। तो यहाँ पर ये होगा 0 टू y प्लस वन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे y के करस्पॉन्ड लिमिट, तो यहाँ से ये हाइट है, यानी कि -1 से, क्योंकि ये पॉइंट हमने निकाला था ये -1 0 था, तो -1 से 0, तो ये हो गया -1 से 0। और जो इंटीग्रेंड फंक्शन था वो एफ एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा, ये हुआ हमारा डी एक्स डी वाई। तो ये हो गया है, ये फर्स्ट के लिए हो गया है। अब मुझे सेकंड के लिए निकालना है। तो सेकंड का जो आपको रीजन दिख रहा है वो कुछ इस तरह से है, क्वार्टर पार्ट है सर्कल का, ये हमारा है सर्कल का क्वार्टर पार्ट, इसको रीजन 2 बोलूंगा। अब मैं इसको ऐसे एक स्ट्रिप कट करूंगा। तो यहाँ पर ये कैसे जाएगा, ये प्लस करके लेंगे क्योंकि दोनों का हमें लेना था। तो ये होगा आपका, यहाँ से जाएगा ये x इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू 0 से, और ये कहाँ तक जा रहा है, इस कर्व तक जा रहा है। और ये कर्व जो है ये किसका है, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि y ओनली पॉजिटिव वैल्यू देगा लेता है, तो x क्या है, x की भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये था आपका एफ एक्स वाई डी एक्स और डी वाई। और y का जो लिमिट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 जाएगा क्योंकि सर्कल का पार्ट है। तो यानी कि जो आपका चेंज ऑफ ऑर्डर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपसे पूछा गया था इसके लिए चेंज ऑफ ऑर्डर, तो वो आपका क्या आया है, वो आपको मिला है, ये मैं लिख देता हूँ, 0 से y प्लस वन, इंटीग्रेंड में इंटीग्रेंड फंक्शन सेम एज एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब आप देखिए ये अब चेंज हो गया है डी एक्स डी वाई, जो यहाँ पर आपको गिवन था डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर था ये -1 से 0 प्लस, और ये इसका जो सेकेंड दूसरा पार्ट है ये था 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा गलत हो गया है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो इसका ये राइट आंसर होगा जो आपसे हमसे पूछा गया था।